Hello everyone. So this lecture is about the operational issues related to our data security, encryption and security. And so the learning objectives of this lecture is we want explaining why security decisions must balance protection benefits against total cost, applying cost benefit analysis, identifying the key factors in risk analysis, and understanding how risk changes over time, and describing the concept of analysis paralysis and its changer, and explaining how laws, customs, and psychological acceptability constrain security design. So, first of all, the operation issues. Um, so, any security policy or mechanisms must balance the benefit of protection against the cost of designing, implementing, and using it. So आप कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी या मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अ, उसको आपके जो कॉस्ट आ रही है इसको डिज़ाइन करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में और उसको यूज़ करने में, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्या मुझे इतना फ़ायदा है कि आप इतना टाइम लगा रहे हैं उस पॉलिसी को डिज़ाइन करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसके मैकेनिज्म डिज़ाइन करने में। तो वो आपको बताता है कि ओके, दिस इज रियली बेनिफिशियल और दिस इज नॉट। The balance is informed by analyzing risks and is further shaped by legal and social constraints. Security कभी भी free नहीं होती. Security is never free. Every control has a cost in money, performance, or usability. It will always cost you, whether in terms of money, whether in terms of performance of the system, or usability of the users of the system. So security is never free. Security is always comes with a cost. So operational decisions require ongoing judgments. Very few risks can be quantified with mathematical precision. Um, सो ऑपरेशनल जो डिसीजंस होते हैं उसमें आपकी एक कंटिन्यूस जजमेंट, ऑन स्पॉट जजमेंट जो है ना वो मैटर करती है। और मैथमेटिकली इसको क्वांटिफाई करना प्रिसाइज वे में तो इट इज़ वेरी risky and very few can do that. Laws, customs, or environmental change, security policies and mechanism must change with that. आपके जिस तरह के कानून हैं, जिस तरह की आपकी ट्रेडिशन या कस्टम्स हैं, और जिस तरह की आपकी माहौल में चाहे वो वर्क कल्चर है या सोसाइटी के कल्चर है, उसमें अगर तब्दीली आ रही है तो सिक्योरिटी की पॉलिसीज और मैकेनिज्म को भी उसके मुताबिक चेंज होना चाहिए. इट शुड नॉट बी रिजिड. सो दीज आर द की insights related to that. So what is a cost benefit analysis and why should we do that? Acha, it is the benefit of any security mechanism must be that is being weighed against its total cost. आपने एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने में और उसका मैकेनिज्म डिवाइस करके उसे इम्प्लीमेंट करने में जो कॉस्ट बियर की है, ठीक है, आपको उतना बेनिफिट उसका मिलना भी चाहिए, ठीक है। सो इसमें एडिशनल कॉस्ट भी सारी शामिल होनी चाहिए, जिसमें आपने अगर कोई सिस्टम नया इम्प्लीमेंट किया है, प्रोक्योर किया है, कोई फायरवॉल प्रोक्योर की है, या सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी एनालिस्ट या एचआर प्रोक्योर की है, तो वो एनालिसिस, वो कॉस्ट भी बीच में शामिल होनी चाहिए. सो सिक्योरिटी एज अ होल तो सिक्योरिटी आपकी तब तक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि आपका जो डाटा और रिसोर्सेज हैं वो आपकी कम कॉस्ट ना करें एज कम्पेयर टू प्रोटेक्शन इटसेल्फ. तो इसमें दो सिनेरियोज दिए गए हैं, जैसे कि आपके कहते हैं कि एक सैलरी की डेटाबेस है कि वो सैलरी डेटाबेस विच एक्चुअली फीड्स अ पेरोल सिस्टम. सो in this particular scenario, if the corruption of this particular data could cause serious financial losses.
Even basic cost benefit analysis shows that the strongest integrity controls are justified. सो इस केस में आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चाहिए, और वो जस्टिफाइड भी है कि पेरोल सिस्टम में आपके के साथ अटैच है आपका एक सैलरी का डेटाबेस, और वो डायरेक्टली फीड कर रहा है। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सेम डेटाबेस है, वो सिर्फ रीड ओनली कॉपीज दे रहा है ब्रांच ऑफिस को फॉर सैलरी रिकमेंडेशंस, ठीक है, वो मुख्तलिफ ब्रांचेस जो आपके मुख्तलिफ लोकेशंस में हैं उनको ब्रांच ऑफिस को सिर्फ रीड ओनली कॉपीज प्रोवाइड कर रहा है। द मेन ऑफिस जो है ना रिटेन्स फाइनल अथॉरिटी। Corrupting the fine copies cannot cause financial loss. Intensive protection is unnecessary. So कोई कॉपी में चेंज कर भी देता था, उससे आपका फाइनेंशियल चेंज जो है वो लॉस नहीं होता, तो इसमें प्रोटेक्शन जो है वो लेस क्रिटिकल। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? सबसे पहले तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम अ सिक्योरिटी ब्रीच, फॉर एग्जांपल फ्रॉड, थेफ्ट, लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है? इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जब आप इसको फेस कर रहे होते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस उस वजह से होते हैं जब सिक्योरिटी ब्रीच होती है। तो एक तो वो आपने देखना है कि आपको कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाए, या आपके कोई डाटा चोरी हो जाए, या आपको कोर्ट में घसीटा जाए या लेके जाया जाए, तो उसमें आपका नुकसान कितना हो सकता है। अगर वो नुकसान आपकी जो ना इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो फिर आपको मैयस लेना चाहिए, और अगर वो बहुत कम है तो पीपल नॉर्मली डिनाइड। नॉर्मली पीपल जो लोग हैं वो सिक्योरिटी मैयस नहीं लेते। कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मैकेनिज्म इटसेल्फ, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, आपने जो मैकेनिज्म डिवाइस किए हैं उसको डेवलप करने में, डिप्लॉय करने में और मेंटेन करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि स्टाफ और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी और यूजर फ्रिक्शंस। यूजर जो उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म की तरफ माइल नहीं होना चाहते, उनकी भी कॉस्ट आती है। ओवरलैपिंग बेनिफिट्स, वन मैकेनिज्म मेड cheaply deliver multiple security services। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म हो सकता है कि जो आपको मल्टीपल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, तो उसमें आपके पास ओवरलैपिंग बेनिफिट्स आ जाते हैं कि आप कहते हैं उसको एक्वायर कर लें एज कम्पेयर टू आप सेपरेट मैकेनिज्म हर जो सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए डेवलप करें। रेट्रोफिट कॉस्ट होती है एडिंग सिक्योरिटी आफ्टर अ सिस्टम इज बिल्ड, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव एंड लेस इफेक्टिव। जब सिस्टम बिल्ड हो जाता है उसके बाद सिक्योरिटी को परचेज करना या इम्प्लीमेंट करना, डेवलप करना, डिप्लॉय करना, तो वो ज़्यादा हमेशा कॉस्टली होता है और लेस इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, अम, अच्छा, इसमें एक इंसाइट है यहाँ पे, की इंसाइट के द एनालिसिस ऑफ फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी इज रियली क्लियर कट। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को जब आप एनालाइज करते हैं तो वो आप बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप उसका एनालाइज करके कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कितना कॉन्फिडेंशियल है। ऑफिसर्स मस्ट एस्टिमेट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम डिस्क्लोजर, लॉसूट्स, policy changes, reputational harm, or future business impact. So this is something that officers must estimate, that if we lose or disclose some of the information, so what is the potential harm? So there are also overlapping benefit matters. If an existing integrity mechanism can be extended cheaply to provide confidentiality, the true cost of confidentiality protection is low. So, for example, if you have certain mechanism in place, and those can be extended so that your security can be enhanced. So you should go for that. That means that the cost of confidentiality becomes low. So, what's risk analysis? Deciding whether and how strongly to protect an asset requires analyzing the threat against it and estimating the probability that those threats will materialize. हम कैसे ये समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि हमें एक जो हमारा एसेट है, एक जो सिस्टम है,
उसको सिक्योरिटी चाहिए और कितनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए, उस वो हम ये कितना वो रिस्क पे है, ये हम देख पाते हैं। इस ये हम इस तरह से एस्टिमेट करते हैं, या इस तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट थ्रेट कौन कौन से हैं, और वो थ्रेट्स वकूफ़ पजीर होने के या मटेरियलाइज होने के कितने चांसेस हैं। The level of protection should be proportional to both the probability of attack and the severity of its consequences. आपको किस लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर अटैक के अगेंस्ट, वो डिपेंड करता है कि अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अटैक होने के बाद उसके जो असरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कितने सवियर हो सकते हैं। तो नॉर्मली रिस्क जो है वो इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विच आर probability of attack and impact of successful attack, कि एक अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसके बाद उसका इम्पैक्ट कितना है कि वो अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। लो प्रोबेबिलिटी but catastrophic attack must justify more investment than a high probability nuisance attack। ठीक है। एक ऐसा अटैक जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा है, तो यानी कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, होने के चांसेस कम है लेकिन अगर वो हो जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है रादर देन एक हाई प्रोबेबिलिटी अटैक हो जिसके इम्पैक्ट या कॉस्ट ज़्यादा ना हो, जिससे डैमेज इतनी ज़्यादा ना हो। तो फॉर एग्जांपल ऊपर हमने सैलरी डेटाबेस की एग्जांपल ली, तो द सेम डेटाबेस नाउ सेंड्स डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क टू अ प्रिंटिंग सिस्टम। The risk of unauthorized modification exists at 3 points: on the decision server itself, on the network in transit, on the printing system। ठीक है। अब ये जो ऊपर हमने एग्जांपल ली, तो उसमें 3 जगह पे आपके जो है ना मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। एक तो डेटाबेस सर्वर पे, एक नेटवर्क जो बीच में इंटरमीडिएट उसमें, और दूसरा प्रिंटिंग के एंड पे। इफ द नेटवर्क इज प्राइवेट लैन, थ्रेट्स आर कन्फाइंड टू malicious insiders। अगर वो आपका नेटवर्क सिर्फ लैन है तो सिर्फ जो इनसाइडर्स हैं वही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, जियोग्राफिकली डिस्टेंट अटैकर्स बिकम अ credible threat and must be counted for in the analysis। तो अगर वो इंटरनेट पे मौजूद है तो आपको जाहिर सी बात चाहिए क्या कि आप ये भी कंसिडर करेंगे जो आपके डिस्टेंट अटैकर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। So according to book, 4 key principles are there for risk analysis. First principle is risk is environment dependent. That means a threat that does not exist in one configuration can become severe in another. For example, a system isolated from the internet faces no remote internet threat, but connected even one modem changes everything. So environment important है, रिस्क हमेशा environment dependent होता है। एक जगह पे अगर एक सिस्टम या एक स्टेट में एक सिस्टम अगर सिक्योर है तो दूसरी में वो हाईली इनसिक्योर भी हो सकता है। Risk changes over time. Even if a risk analysis is accurate today, policy violations, for example, an employee secretly connecting a modem, can invalidate it tomorrow। आप अगर ये कहते हैं कि आपका रिस्क बिल्कुल अच्छा है, रिस्क एनालिसिस आपने बिल्कुल एक्यूरेट किया, लेकिन आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसकी कोई एम्प्लॉय वायलेशन कर लेता है, फॉर एग्जांपल वो मॉडर्न प्राइवेटली कोई लेकर आता है और वो कनेक्ट कर देता है, सो वो इनवैलिडेट हो जाएगा आपका जो रिस्क एनालिसिस है। और तो हर रिस्क एनालिसिस जो किया जाता है उसका कोई ना कोई शेल्फ लाइफ होती है। Many risks are remote but real. A risk reduced to an acceptable level is not zero। आप कहते हैं ओके कुछ नुकसान हो रहा है, कोई रिस्क हो रहा है, उसको हम लेने को तैयार हैं, आप उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्टेबल रिस्क वो होता है कि जिसको आप कहते हैं कि ये हो भी जाए, ऐसा कुछ इवेंट हो भी जाए जिसकी वजह से रिस्क पे आ जाए सिस्टम, तो वी कैन यू कैन बियर इट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन बियर इट। Several risks must be monitored. The concern shift to whether they will become unacceptable. Avoid analyzing
पैरालिसिस, अवॉइड एनालिसिस पैरालिसिस। सो एनालिसिस पैरालिसिस क्या है? एंडलेसली रिपीटिंग रिस्क एनालिसिस विदाउट एक्टिंग ऑन देम इज डेंजरस। आप रिस्क एनालिसिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और रिपीटेड ही करते जा रहे हैं, बट आप किसी पे एक्ट नहीं कर रहे। बाय द टाइम अ फाइनल प्लान इज अप्रूव्ड, कंडीशंस में हैव चेंज। जब तक आपका कोई फाइनल प्लान बनता है उस वक्त तक कंडीशन चेंज हो चुकी होती हैं, और आपको एक और दोबारा इस लूप में जाना पड़ता है, तो दोबारा एनालिसिस करना पड़ता है। तो समटाइम्स गवर्नमेंट लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो जिनको इतनी प्रोलॉन्ग किया जाता है कि उनका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वो पुरानी हो चुकी होती हैं और चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। सो एनालिसिस प्रोसेस इज अ वेरी, आप एनालिसिस ही करते जा रहे हैं, प्लानिंग ही करते जा रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक फेलियर मोड में चली जाती है, एंड अ कंपनी दैट नेवर एक्ट्स ऑन इट्स रिस्क एनालिसिस हैज स्पेंट रिसोर्सेज विदाउट gaining any security benefit and may be lulled into a false sense of security by the process itself. सो एक कंपनी जो कि अपने रिस्क पे एक्ट ही नहीं कर रही और उस पर रिसोर्सेज लगाती जा रही है, उसको कोई, और उस पर कोई बेनिफिट भी नहीं ले रही, सिक्योरिटी बेनिफिट, तो वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में होती है। ठीक है, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू मस्ट एक्ट ऑन इट। देन लॉज और कस्टम्स। Law restricts the availability and use of technology and affect what proportion procedural controls are permissible. कानून क्या क्या आपको क्या बताता होता है किसी भी मुल्क का या किसी भी जगह का, कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपको पता लगता है कि क्या परमिसिबल है और क्या परमिसिबल नहीं है। सर्टेन बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी या को यूज करना परमिसिबल नहीं है और सर्टेन पे है। Any security policy and mechanisms must take legal constraints into account, including the laws of multiple potentially conflicting jurisdictions. For example, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की ऑन क्रिप्टोग्राफी। 2009 यूएस classified cryptography software as a munition. A US software company could not send cryptography code to a partner in London without first obtaining an export license. तो गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने इजाज़त लेने के बाद वो उसे एक्सपोर्ट कर सकते थे क्रिप्टोग्राफिक कोड को। एनी सिक्योरिटी पॉलिसी रिलाइंग ऑन दैट पार्टनर यूजिंग द सॉफ्टवेयर हैड टू अकाउंट फॉर दिस लीगल कॉन्स्ट्रेंट। तो कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी थी जो कि आप इस चीज़ पे रिलाई कर रही थी, ठीक है, तो उसको लीगल कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ता था। एग्जाम्पल टू, reading user files during an incident. Suppose law prohibits reading a user's files without permission. ठीक है, लॉ prohibits करता है, मतलब रोकता है आपको। An attacker is actively downloading files. If the system administrator monitor the attacker's activity, they themselves read the victim's files without permission. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लेकिन अटैकर की एक्टिविटी देखता है और वो विक्टिम की फाइल विदाउट परमिशन जो पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसने पोटेंशली लॉ को ब्रेक किया। Most sites require users to grant implicit or explicit consent for the administrators to access their data in order to protect service quality. So ज़्यादातर साइट्स पे ये करना पड़ता है। मल्टी जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फ्रांस में 1990s में हुआ। फ्रांस लॉ रिक्वायर्ड कंपनीज transmitting encrypted data out of the France to register their cryptographic keys with the government. फ्रांस में ये लाजमी था कि वो अगर कोई कंपनी इनक्रिप्टेड डाटा बाहर भेज रही है मुल्क से, तो वो क्या करे, गवर्नमेंट से के साथ अपनी क्रिप्टोग्राफिक कीज को शेयर करे। तो ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो कि यूएस लॉ के लॉ में नहीं थी। तो एक यूएस की कंपनी ने फ्रेंच, जिसका फ्रांस में ब्रांच ऑफिस था, उसने अम, क्या किया कि इट दे हैव टू डिजाइन इट्स सिक्योरिटी प्रोसीजर्स टू सेटिस्फाई बोथ लीगल रिजीम्स साइमल्टेनियसली। तो एक कंपनी जिसकी फ्रांस में ब्रांच थी, यूएस कंपनी, उन्होंने
अपने सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को ऐसे डिज़ाइन किया कि ताकि दोनों ममालिक या दोनों मुल्कों की जो लीगल रजीम्स हैं, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी की जा सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर prosecution. A company whose systems are attacked from Russia might have a policy of prosecuting intruders. Doing so could require extradition proceedings, testimony from company personnel, possible travel to Russia, and prolonged court time. The financial and operation cost of prosecution may exceed what the company can or is willing to pay. तो जब ऐसा होता है कि किसी और मुल्क में ट्रायल चल रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी ब्रीच, तो अब जब आप उस मुल्क में जाके करेंगे, फॉर एग्जांपल रशिया में जाके आपने केस कर दिया, तो आपको वो प्रोसीडिंग्स और वो सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो ना उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को वहाँ पे भेजना पड़ेगा बार बार, और वो मे बी कॉस्ट आपकी जो आपका नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा बढ़ जाए. तो नॉर्मली आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि आपके जो लॉज एंड कस्टम्स के मुताबिक आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है. ठीक है, इन सर्टेन केसेस. इसलिए बहुत सारे केसेस में ये ट्रैवलिंग की वजह से लोग इसको परसू भी नहीं करते. लॉस वर्सेस सोशल अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी. लीगल कुछ चीज़ें होती हैं लीगल बट सोशली अनएक्सेप्टेबल. For example, requiring DNA samples for authentication, it is legal, but socially it is considered as unacceptable. Using social security number as passwords is legal, but it is socially unacceptable. Security principle क्या कहता है? Psychological acceptability क्या है? Security mechanisms must not place undue burden on users. ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं होने चाहिए जिस वजह से यूजर्स पे कोई बर्डन पड़े. एंड अनयूज्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन एंड क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ऐसा सिस्टम जो कि यूजर फ्रेंडली ही नहीं है, यूजर को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता, बस वो पड़ा हुआ है, तो उसको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बस क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं. साइकोलॉजिकल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट है. सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट पुट्स यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स एट लीगल और सोशल रिस्क विल नॉट बी अडॉप्टेड. ठीक है, एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म जिससे यूजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है लीगल या सोशल रिस्क पे आ जाएं, वो उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता, जिस वजह से लोगों की तरफ से फ्रिक्शन है. एन अनयूज मैकेनिज्म इज वर्स देन अ नॉन एग्जिस्टेंट. एक ऐसा मैकेनिज्म जिसको आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो वर्स है, वो सबसे बहुत बुरा है एज कम्पेयर टू नॉन एग्जिस्टेंट वन. इट क्रिएट्स द फॉल्स impression that our security service is active, causing users to rely on it when it is not functioning. And this is the summary of the topics we covered. Cost benefit analysis. The core question here to ask is it worth paying for this security control? And for risk analysis, what threats exist and how likely are they and how bad would the outcome be? And now the questions are what legal and social constraints shape our choice of mechanisms. So key takeaways are very simple here for cost benefit analysis: that protection cost versus breach cost, which also includes overlap benefits and retrofit penalty. For risk analysis, the takeaway is risk is environment dependent, time varying, and must lead to action, not just analysis. And for laws and customs, unused mechanisms are worse than none. Psychological acceptability is also a design requirement. So this is all about the operational cost. So see you in the next lecture. So then, bye bye, and like, subscribe, and share.